नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का दावा। रूस ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन ने किया हमले से इनकार। कल से गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी लेंगे हिस्सा। 12 साल बाद भारत आएगा कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री। गो फर्स्ट संकट पर कंपनी की सफाई। 3 साल से इंजन न मिलने की दी दुहाई। कहा एनसीएलटी में दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन के लिए दी है अर्जी। रद्द उड़ानों के टिकट रिफंड करेगी गो फर्स्ट। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 6 दिन की तेजी के बाद निफ्टी गिरावट पर बंद। फेड के फैसले से पहले बाजार पर दबाव। एनसीपी में बैठकों का दौर जारी। पवार के नहीं मानने पर नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सूले को राष्ट्रीय और अजित पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की कमान। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। कर्नाटक का पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा देश विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस की साठगांठ। कांग्रेस का पलटवार। प्रियंका बोली भगवा पार्टी कर रही है लोकतंत्र की चोरी। सेम सेक्स मैरिज में केंद्र बनाएगा कमेटी। समलैंगिक समाज को फायदे देने पर कमेटी करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रस्ताव। बैंकों में जल्द हो सकता है सिर्फ 5 दिन का कामकाजी हफ्ता, लेकिन रोज करना पड़ेगा 40 मिनट ज्यादा काम। वित्त मंत्रालय जल्द दे सकता है मंजूरी। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा मोड़ आ गया है। आज रूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन को मारने के लिए 2 ड्रोन से क्रेमलिन पर हमला किया गया है। रूस ने इस हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें दिख रहा है कि ड्रोन को ठीक क्रेमलिन के ऊपर मार गिराया गया है और इस हमले से प्रेसिडेंट पुतिन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उनके कार्यक्रम में भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। रूस ने कहा है कि ऐसे में उसे जैसा सही लगेगा वो इस हमले का जवाब देगा। रूस ने इसे एक योजनाबद्ध आतंकवादी हमला करार दिया है और पुतिन की हत्या का साजिश प्रयास बताया है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने ऐसे किसी ड्रोन हमले की जानकारी से ही इनकार कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि वो दूसरों पर हमला नहीं करता है। तो ये एक बड़ी खबर है। आप सबको मालूम है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध को, और इस बीच ये जो खबर आई है ये अपने तरीके की अलग तरीके की खबर, चूंकि रूस ने दावा किया है और यूक्रेन इनकार कर रहा है। इस पर बात करते हैं विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेव हमारे साथ है। सचदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। ये जिस तरीके से खबर आई है, पहली बात तो ये है कि रूस ने दावा किया है, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन ने इनकार कर दिया है, तीसरी बात ये है कि रूस में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस जो हो रहे हैं उस पर भी पहले ही रूस ने उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया था। तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, थैंक यू। प्लेजर एंड ऑनर टू बी विद यू। ये डेफिनेटली बहुत ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट है। एक फ्रंट पे हम कहें, एक फ्रंट पे ये भी इंडिकेट करता है कि क्या रशिया की एयर डिफेंसेस में इतनी कमजोरी थी कि ये ड्रोन अब कहां से आया। देखिए, 2 हो सकता है, या तो यूक्रेन की टेरिटरी से फायर किया गया जो कि करीब 600 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, वहां से 600 किलोमीटर उड़ के आए क्रेमलिन तक, या फिर रशिया के अंदर में ही 50-100 किलोमीटर दूर मॉस्को से कोई यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ये दागा है, या किसी रशियन एंटी पुतिन फोर्सेस भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली जो दिखता है, जिसको फायदा होता है वो तो यूक्रेन को होता है। और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि ये ड्रोन क्रेमलिन पे गिरता और 1 टन एक्सप्लोसिव से पुतिन को मारने के प्रयास करता। अगर 1 किलो का वेपन भी गिरता तो बहुत बड़ी सिंबॉलिक इम्पैक्ट है रशिया की आन बान शान पर। ये तो क्रेमलिन है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन हुआ, जैसे व्हाइट हाउस हुआ, राइट। इसमें एक है कि टेक्निकल कमी क्या है, यस वो हो सकता है। देखिए, क्रेमलिन, बाय द वे, मॉस्को के चारों तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो हम भारत भी खरीद रहे हैं, राइट। तो जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं रशिया के, अमेरिका के, भारत के, सबके, ये ओरिएंटेड है टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट, मिसाइल ऊंचाई से जो आए।
ये ड्रोन्स जो है, अब ये नई एक चीज निकल के आई है, नया एनिमल पिछले 2-3 साल में जो लोअर हाइट्स पे उड़ता है। तो रशिया की डिफेंसेस हो सकता है लोअर हाइट्स पे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में इनकेपेबल हैं। सिमिलरली अमेरिका की भी हो सकती है, क्योंकि ये ड्रोन्स एक बड़ी नई अप्रोच आ रही है सर। तो एक तो ये गैप दिखता है जो रशियन एयर डिफेंस में हुआ, पर जो भी कारण है ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा रशिया की May 9 आ रही है, वो तो उसको विक्ट्री डे मनाना दिखाना है। उससे चंद दिनों पहले इस तरह की आघात रशिया के हार्ट ऑफ पावर में ये बहुत रशिया की ऑफ कोर्स रशिया की जो भी आप कहिए उसको क्रेडिबिलिटी को, उसकी सुपर पावर स्टेटस जो अब धीरे धीरे कम होता दिखता है सबको, उस पर ये इम्पैक्ट करता है। तो ये बताइए सर कि ये अभी जो कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं, क्या इसका फॉल आउट हमें आगे देखने को मिलेगा और इस तरीके से कि एक बार फिर से एस्केलेशन देखने को मिल सकता है? जी हाँ, वेरी राइट। आई मीन द पॉइंट इसकी, पर रशिया क्या करेगा इसके फॉल आउट के रिस्पॉन्स में? पहले भी कई ऐसी चीज हो चुकी हैं जिनमें रशिया ने रिस्पॉन्ड करना था। अब मुझे 2-3 चीज दिखती हैं। एक तो ऑलरेडी रशिया ने जितना झोंक सकता था एयर पावर नहीं, जितनी भी लैंड पावर झोंक सकता झोंकी है, परंतु रशिया ठीक है और बढ़ा सकता है। जैसे आप कह रहे हैं 50 रोज मार रहा था, 100 मिसाइल रोज मारेगा, दैट्स वन कर सकता है रशिया। दूसरा, रशिया देखिए 9 मई को भी देखते हुए रशिया ने अभी तक इस वॉर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है, रशिया ने इसको वॉर नहीं कहा है। अब रशिया ये कह सकता है कि ये वॉर है, ओके, अब ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं रही, अब तो ये वॉर हो गई। और अगर वॉर हो गई तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब शायद ये है ऑन द ग्राउंड की रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाए, जो ऑलमोस्ट काफी हद तक अभी है, बट एक नए रूप का हो जाए। रशिया मोबिलाइजेशन और शुरू कर दे बड़े रूप से। तो इस तरह के कुछ कदम रशिया भी उठा सकता है अगर इसको वो वॉर में अपग्रेड कर दे, राइट? जो अभी तक ऑपरेशन चल रही थी, हालांकि इस ऑपरेशन में भी सारा कुछ वही लगा हुआ है जो एक वॉर में है, राइट? जी जी जी। तो एक तो रशिया के पास ये ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव जैसे जो होगा इन एनी केस होगा कि ज्यादा मिसाइल मारेगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अभी तक चल रहे थे। तीसरा, क्या रशिया ऐसा कर सकता है कि ये क्रेमलिन पे अटैक था तो रशिया उठा के कीव के ऊपर मिसाइल दागे? भाई जेलेंस्की का भी तो वहां प्रेसिडेंशियल हाउस है, क्या रशिया उस तरह के मिसाइल मार सकता है या मारेगा? आई डोंट नो ऑन दैट। तो इस तरह के कुछ 2-3 वेरिएंट्स दिखते हैं, बट उसके अलावा ये वॉर भभकेगी, एक तरह से आग भभकती है ना आने वाले समय में, वो दिखता है भभकने जा रही है। उसके बाद फिर ये शायद थोड़ी शांत, क्या कहो, पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो ये वॉर चले जा रही है। तो ये वॉर अब ऐसी होगी, कभी भभकेगी भड़केगी, कभी ग्राइंडर की तरह चलती जाएगी, भभकेगी ग्राइंडर की तरह चलती जाएगी, अनफॉर्चुनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुतिन बैठे हैं और हमला सीधा क्रेमलिन पर हुआ है, जो कि तस्वीरों में दिख रहा है। तो इसका कुछ भी फॉल आउट हो सकता है। पुतिन जैसे लीडर्स और इस तरह के सिचुएशंस में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं बहरहाल आगे, और कल से गोवा में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। SCO विदेश मंत्रियों की इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होने वाले हैं। ये खास बात है क्योंकि 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री के कदम भारत की धरती पर पड़ेंगे। इससे पहले जुलाई 2011 में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। बैठक में क्या हो रहा है खास, बता रही है नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर प्रीति सोमपुरा। 4 और 5 को गोवा में SCO की अहम बैठक ताज एक्सोटिका होटल में होने वाली है। और इस होटल में जो है 5 तारीख को जो सुबह से ही लगातार जो है SCO देश के जो लोग हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ आएंगे और उनके बीच में बातचीत का दौर शुरू होगा। और सबसे अहम बात यह है कि 12 साल के बाद जो है पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। इसके पहले हिना रब्बानी खान जब थी विदेश मंत्री तब वो आई थी, और अब जो है कल यानी कि
कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कल आएंगे और 12 साल के बाद जो है पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आने वाला है। हालांकि इस पूरे एससीओ की मीटिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग से कोई भी बैठक होने वाली नहीं है, लेकिन ये बैठक काफ़ी अहम मानी जाती है क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके के इस वक्त के जो रिलेशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिस तरीके का युद्ध का माहौल है, उसके देखते हुए ये बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और साथ में ही जिस तरीके से चीन का प्रभुत्व पूरे विश्व की इकोनॉमी पे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की शरद पवार के इस्तीफे के बाद उपजी परिस्थितियों की। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा, इसे लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। एनसीपी के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी चल रहा है। पवार को मनाने की कोशिश भी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज एनसीपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता था। पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, जबकि भतीजे अजित पवार को महाराष्ट्र की कमान मिल सकती है। ये सूत्रों का अनुमान है। और शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में दूसरे नेताओं के इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा विधानसभा के चीफ विप अनिल पाटिल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आव्हाड और छगन भुजबल ने कहा है कि पवार को मनाने की कोशिशें जारी है। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है, तो साहब नहीं जा सकते। मैं कोई सुझाव बिझाव नहीं दूंगा। मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने चाहिए। 1-2 दिन में जो है साहब अगर नहीं मानते हैं तो फिर कमेटी की मीटिंग जो है बुलाई जाए और उसमें जो है सब तय किया जाएगा। और पवार के इस्तीफे के क्या हैं मायने महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में, और क्या हैं बड़े सवाल, समझने के लिए देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। इधर कर्नाटक में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार तेजी से चल रहा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पार्टी की देश विरोधी शक्तियों से साठगांठ की बात भी कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भगवा पार्टी लोकतंत्र की चोरी कर रही है। पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। 3.5 सालों से इनकी सरकार रही है। क्या किया इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप जैसे मैंने कहा कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। किसान त्रस्त है, परेशान है, आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में कि कुछ ना करे नेता, तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। और अब बात गो फर्स्ट एयरलाइंस की।
कोविड के झटके को पीछे छोड़ चुकी भारत की एविएशन इंडस्ट्री से एक बुरी खबर है। एक और एयरलाइन बंद होने की कगार पर। वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस गो फर्स्ट की क्रैश लैंडिंग। एयरलाइन ने 3 से लेकर 5 मई तक की उड़ानें रद्द कर दी हैं और 15 मई के बाद की बुकिंग लेनी भी बंद कर दी है। वहीं कल तक कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब अचानक एनसीएलटी में रेजोल्यूशन की अर्जी लगा दी है। फाइनेंशियल संकट में फंसी गो फर्स्ट ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस की मैनेजमेंट का कहना है कि इंजन सप्लाई करने वाली अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी की वजह से समस्या झेलनी पड़ रही है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि पिछले 3 साल से गो फर्स्ट को कोई इंजन नहीं मिला है। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में अर्जी दी गई है। अब 4 मई यानी कल एनसीएलटी में इसकी सुनवाई होगी। गो एयर की उड़ानें रद्द होने से सबसे ज्यादा मुसीबत में फंस गए हैं गो एयर के पैसेंजर्स। महीनों पहले सस्ते में टिकट बुक कराने वाले अब क्या करें। सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया हमारे 2 सहयोगियों ने, रोहन सिंह और दीपाली नंदा ने। गो फर्स्ट की अगले 3 दिनों की सारी फ्लाइट्स कैंसिल है और इसके बाद की फ्लाइट्स को लेकर भी अनिश्चितता है। इन 3 दिनों में लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और इन पैसेंजर्स को ना तो रिफंड के बारे में अभी तक कुछ पता है और ना ही उनके ऑल्टरनेट फ्लाइट की कोई व्यवस्था की गई है। बिल्कुल रोहन, आज सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद थी। ये टर्मिनल 2 पर गो फर्स्ट का टिकट काउंटर है और यहाँ पर यात्री हैरान परेशान हमें दिखाई दिए। खासतौर पर ये दिक्कत थी कि उन्हें पहले जानकारी ही नहीं दी गई कि आपकी फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। जब वो इस काउंटर पर पहुंच रहे हैं तब उन्हें बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है और रिफंड भी आपको इंस्टेंट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले 7 से 10 दिनों तक और इंस्टेंट रिफंड नहीं मिल रहा है और जो रिफंड मिलेगा वो भी जो उन्होंने रकम भुगतान की है उसके आधे से भी कम। तो ना तो रिफंड मिल रहा है और अगर दूसरी फ्लाइट की इंस्टेंट टिकट काटने जा रहे हैं तो 2 गुना पैसा उन्हें भरना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानियां गो फर्स्ट के पैसेंजर्स को झेलनी पड़ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, आपको किधर जाना था? मेरे को गुवाहाटी जाना था। मेरी फ्लाइट थी 12:20 की गो फर्स्ट से, मगर इन्होंने बिना किसी प्रायर नोटिस के मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब मैं किसी दूसरी एजेंसी में दूसरी फ्लाइट की टिकट देख रहा हूँ तो 20,000 22,000 की टिकट आ रही है। बताओ कहाँ से एकदम से कहाँ से मिडिल क्लास आदमी कहाँ से एडजस्ट करें। और रिफंड भी नहीं मिल रहा है। रिफंड भी इंस्टेंट कोई नहीं मिल रहा, उसके लिए भी 24 घंटे या 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। ले से मैं आया तब मुझे पता चला कि इधर कैंसिल हो गई है टिकट। अभी इन्होंने कुछ मैसेज भी नहीं दिया हमें, कुछ नहीं। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार है। रिफंड तो वो बोल रहे हैं कि रिफंड मिलेगा, अभी रिफंड तो कुछ नहीं मिला अभी तक। जो फ्लाइट थी वो सपोज करो आपकी 8,000 की मैंने बुक करी थी, आगे वही फ्लाइट 25,000 की है मैम। वो डिफरेंस आ रहा है तो ये रिटर्न में भी नहीं दे रहे कि जो डिफरेंस फेयर डिफरेंस आ रहा है वो हम रिटर्न में देंगे या कुछ देंगे, वो तो जवाब ही नहीं दे कह रहे। खाली अमाउंट जो टिकट का अमाउंट है वो रिफंड देंगे। कोई भी इंटीमेशन आई नहीं मेरे पास और अभी कैंसिल हो गई। अभी कोई प्लान नहीं है, कोई दूसरी भी अरेंज करके नहीं दे रहे कोई। ओके रोहन, आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के संपर्क में लगातार है और हमने दिखाया ही कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को। क्या कुछ राहत मंत्रालय की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे सकती है? दीपाली, जिस तरीके से गो फर्स्ट की तरफ से इन यात्रियों को कोई राहत नहीं मिल रही है, वैसे ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इस वक्त वेट एंड वॉच की ही भूमिका में है। डीजीसी ने इंस्ट्रक्शन जरूर दिया है लेकिन इन यात्रियों के पास अभी रिफंड का इंतजार करने और दुगनी कीमत पर दोबारा फ्लाइट बुक कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने इस बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर से बात की, आइए देखते हैं। कैसे समस्या का सॉल्व होगा? क्या सरकार इस पर नजर बनाए हुए गो फर्स्ट का जो पूरा मामला है उसके ऊपर? नहीं, हम तो नजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये चीज है जो कि 2 प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में है। गो फर्स्ट एक है और दूसरा जो ओईएम मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, वो है। भारत सरकार सिर्फ फैसिलिटेटर बन सकती है क्योंकि हमारे नागरिकों को असुविधा हो रही है। पैसेंजर की असुविधा को देखते हुए हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोग उसको हाईएस्ट लेवल्स पे डील कर रहे हैं, मगर ये अल्टीमेटली दोनों प्लेयर्स को आपस में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो रोहन, बहुत निराशाजनक है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उनकी कोई व्यवस्था दूसरी फ्लाइट में हो नहीं रही है। ऐसे में आप हमें ये बताएं कि अब रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं पैसेंजर्स? दीपाली, जिस मीडियम के थ्रू आपने टिकट बुक किया था उसी मीडियम से आपको रिफंड मिलेगा। मसलन अगर आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल से किया था तो आपको उस ऑनलाइन पोर्टल को संपर्क करना पड़ेगा। आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू किया था तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को संपर्क करें और अगर आपने डायरेक्ट एयरलाइन से करवाया था तो एयरलाइन आपको डायरेक्ट रिफंड करेगी। इसके लिए गो फर्स्ट ने कुछ अपनी जो एक नंबर भी दिया है और एक ईमेल
हॉटलाइन आईडी भी जारी की है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये अगले 3 दिनों के लिए है, उसके बाद की फ्लाइट्स अगर कैंसिल होती है तो दिक्कत है, क्योंकि जैसा कि हमने जेट एयरवेज में देखा था कि जब भी कोई एयरलाइन इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उसके बाद जो रिफंड का मुद्दा है वो एनसीएलटी के पास रहता है, तो यहाँ पे भी उसी बात की होने की संभावना यहाँ ज्यादा पर है। ये भी बताना जरूरी है कि इंस्टेंट रिफंड भी नहीं मिलेगा, अगर रिफंड आता है बाय चांस तो उसके लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो पूरा मामला है इस वक्त, उसको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है अनिश्चितता बनी हुई है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि सरकार का कहना है कि वो इंतजार करेगी एनसीएलटी में क्या होता है। गो फर्स्ट भी कह रही है कि वो इस वक्त लीगल प्रोसेस के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक कह लीजिए, इस एयरलाइन के दोबारा से रिवाइवल के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आयशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आयशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पर देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आयशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आयशर मोटर की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सरकारी बैंक में काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब सरकारी बैंकों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम होगा। सूत्रों के मुताबिक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय जल्द ही मंजूरी दे सकता है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, देश के सभी सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें भी अब प्राइवेट सेक्टर के तर्ज पर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां मिलेगी और सिर्फ 5 दिन काम करना होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में भेजा गया था। CNBC आवाज़ के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है और इस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि दरअसल अभी भी बैंकों में महीने में 6 दिन की छुट्टियां होती हैं, जिसमें एक सेकेंड सैटरडे और दूसरा लास्ट सैटरडे होता है, यानी कुल मिलाकर 6 छुट्टियां ऑलरेडी होती हैं। अगर इस छुट्टी को बढ़ाकर 2 दिन और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 8 दिन कर दिया जाए, तब भी बैंकों के कामकाज पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा इस प्रपोजल पर उन्हें उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल इस पूरे प्रस्ताव पर 9 बैंक एसोसिएशन पहले ही आपसी रजामंदी दे चुके हैं और इस प्रस्ताव पर गो अहेड कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब वित्त मंत्रालय की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो कर्मचारियों का जो रोजाना का जो वर्किंग आवर है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, करीब 40-45 मिनट और उन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी और ये प्रपोजल पर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है। दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 25 की तरफ से एक वित्त मंत्रालय को नोटिफिकेशन जारी करना है और ये जो नोटिफिकेशन है बहुत हद तक संभव है कि जो अगला वेज रिवीजन होगा उसके साथ इसे जारी कर दिया जाए। यानी इस वेज रिवीजन के साथ ही जो बैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां मिलने लगेंगी। शुक्रिया आलोक। बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 फिर से चर्चा में है। फेम 2 का फायदा उठाने वाली कम से कम 1 दर्जन ईवी कंपनियों की सब्सिडी रुकी हुई है, लेकिन सरकार अब गड़बड़ी करने वाली ईवी के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 का 2024 के बाद क्या होगा, ये सवाल आजकल ईवी इंडस्ट्री में हर किसी के मन में है। दर्जन भर कंपनियों की करीब 1800 करोड़ की सब्सिडी रुकी हुई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने स्कीम के तहत लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया। लोकलाइजेशन के नियमों के मुताबिक सब्सिडी पाने के लिए कम से कम 50% कंपोनेंट भारत में बने होने चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय सहित
सरकार की कई एजेंसियां अब इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ ईवी कंपनियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का कहना है कि अगर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो सवाल उन सरकारी अधिकारियों और टेस्टिंग एजेंसियों से भी होना चाहिए जिनकी देखरेख में यह स्कीम चल रही थी, क्योंकि सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों के अप्रूवल के बाद ही उनकी गाड़ियों को सब्सिडी के योग्य पाया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एसोसिएशन SMEV ने करीब 10 लाख ईवी को सब्सिडी देने के सरकारी दावे को भी खारिज किया है। SMEV के मुताबिक अब तक आधी गाड़ियों को सब्सिडी नहीं मिली है। कंपनियों ने फंड्स के अभाव में नए लॉन्च भी रोक रखे हैं। हमारे 13 प्लेयर ने करीब 7 नए मॉडल पीछे तैयार किए थे लॉन्च करने को। उन 7 के 7 को अभी वो नैप पोर्टल पे चढ़ाया नहीं जा रहा है, जो कि फुल्ली कंप्लायंट है। चलिए पुरानी बात तो छोड़ देते हैं, आगे में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं बट वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है, नए प्लांट भी रुक गए हैं, R&D की इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और सबसे ज्यादा है कि जो बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती आगे, ये नहीं पता होता कि 6 महीने में और 2 साल में क्या होने वाला है, तो इन्वेस्टर भी हाथ पीछे खर्च कर लेता है और बिजनेस भी समेट जाता है। फेम 2 स्कीम 2022 तक के लिए आई थी और इसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद फेम 2 कुल राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। अब सरकार स्कीम को 2026 तक बढ़ाने की सोच रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।